हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो प्रेप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज से हम शुरू करें सीएसआर नेट आर्ट साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन। जितना हो सके हम सॉल्व करेंगे अप टू 2014 तक जो भी क्वेश्चन आए। सो आज से शुरू करेंगे 2024 जून का क्वेश्चन, पार्ट बी का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, ठीक है। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अगर आपको और सोल्यूशन हो सकता है आपके द्वारा तो कर लीजिए, देन एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक है। वैसे भी ये एक मतलब डाटाबेस क्वेश्चन हम कह सकते हैं, जिसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ, जिसका आंसर फो है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, इस टाइप का इक्वेशन थोड़ा बहुत हम लोग याद रखेंगे, थोड़ा बहुत डिराइव करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मतलब आप लोग थोड़ा देख सकते हैं कि जैसे ग्रेविटी वेव दिया है, ग्रेविटी का सिंबल जी यहाँ पे है। मतलब ऐसे हम रिलेट करके भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वरना ऐसे तो बहुत सारे एक्सप्रेशन मिलेंगे, कितने को तुम याद रखोगे। तो जो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है इस टाइप का एक्सप्रेशन, कम से कम वही वो सब अगर दोबारा रिपीट होता है और उससे ही रिलेटेड ही कुछ मतलब एग्जाम में आता है कि इसका एक्सप्रेशन क्या है, इसका एक्सप्रेशन क्या है। तो इधर जैसे दिया है साउंड वेव का एक्सप्रेशन क्या है, सी पी बाई सी वी रूट ओवर ऑफ सी पी बाई सी वी इंटू आर टी। ओके, मतलब इसका थोड़ा बहुत डिनोटेशन आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि सी पी होता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड सी भी होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड हियर आर होता है, आप सबको पता है आर गैस कांस्टेंट है एंड टी टेम्परेचर ऑफ द गैस है। सो हम एक गैसियस मीडियम में जब साउंड वेव का वेलोसिटी निकालते हैं, तो हम क्या देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उस वेसल का और उस गैसियस मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे साउंड वेव का वेलोसिटी बढ़ेगा। ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना होगा, थोड़ा बहुत मतलब प्रैक्टिस करना होगा। ऐसे टाइप का एक्सप्रेशन क्या क्या दिया है आप डिनोटेशन भी मार कर सकते हैं। जैसे कि सालो वाटर ग्रेविटी वेव के बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आता है, एक है रिनोल्ड्स नंबर, एक है फ्रोड नंबर। आप सबको पता है कि हम एक चैनल का एक मतलब फ्लो का अगर जानना चाहते हैं कि ये फ्लो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो है या लैमेलर फ्लो है, तो हम यूज़ करते हैं रिनोल्ड्स नंबर। अगर हमें डिग्री ऑफ टर्बुलेंस जानना है, अगर वो टर्बुलेंट फ्लो है तो कितना टर्बुलेंट है, सुपर क्रिटिकल है, क्रिटिकल है या सब क्रिटिकल है, वो हम किससे जानते हैं, वो फ्रॉड नंबर से जानते हैं। और फ्रॉड नंबर का एक्सप्रेशन क्या है, ये इधर v बाय रूट ओवर ऑफ जी एच। ओके, तो यहाँ पे अगर मतलब वो जो ये जो फ्रॉड नंबर का एक्सप्रेशन है, वो किसको बताता है, वो मतलब टर्बुलेंट फ्लो का डिग्री बताता है, डिग्री ऑफ टर्बुलेंस कितना है। और यहाँ पे दिया है सालो वाटर ग्रेविटी वेव। आप सबको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सालो वाटर दिया गया है मतलब ये टर्बुलेंट फ्लो का बात कर रहा है। मतलब जैसे कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा, जैसे कि इधर लिखा गया है, अगर इसको हम वन मानते हैं, लेट सपोज इसको वन हम मानते हैं, फ्लोर नंबर वन है, तो भी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ जी एच हो जाएगा। मतलब हम ये लिख सकता है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एच का रूट ओवर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो है, वो डिपेंड करता है एच। मतलब वो डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है, डेप्थ और हाइट ऑफ, अब जो भी बोल सकते हैं, चैनल के डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना डेप्थ कम होगा उतना वेलोसिटी कम होगा। अगर वेलोसिटी कम हो गया तो वो लैमेलर बिहेवियर शो करेगा। तो इधर शालो वाटर बोल रहा है, मतलब डेप्थ ज़्यादा नहीं है, डेप्थ कम है, डेप्थ कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा और वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पी, बी हो जाएगा पी। देन बाराट्रोपिक रॉस्बी वेव, ये थोड़ा आपको याद रखना है कि बाराट्रोपिक रॉस्बी वेव का एक्सप्रेशन है माइनस बीटा डिवाइडेड बाई के स्क्वायर पर एल स्क्वायर। एंड द नेगेटिव साइन किस लिए इधर, क्योंकि जो बाराट्रोपिक रॉस्बी वेव वो वेस्टवर्ड मूव करता है, ईस्ट से वेस्टवर्ड। यहाँ पे एक बात और आप सबको पता होना चाहिए, रॉस्बी वेव है क्या एक्चुअली। रॉस्बी वेव एक मतलब जेट स्ट्रीम का ही एक पार्ट होता है।
जो मिंडरिंग जेट स्ट्रीम होता है उसे हम रस्बी वेव कहते हैं। और जो जेट स्ट्रीम कैसे मतलब क्रिएट होता है, अर्थ के रोटेशन के वजह से। जो अपर लेवल फ्लो होता है वहाँ पे मतलब अर्थ के रोटेशन के वजह से जो हमें फ्लो देखने को मिलता है, एक मतलब हाई स्पीड विंड फ्लो हमें देखने को मिलता है अपर लेवल में, अपर लेवल एटमॉस्फेयर में, उसे हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और उसका डायरेक्शन जैसे हमें अर्थ का रोटेशनल डायरेक्शन जैसा है, जेट स्ट्रीम का डायरेक्शन वैसा होता है। तो अगर वो ईस्ट से जनरली अगर हम वेस्टवर्ड मूव होता है तो नेगेटिव साइन देता है, इसलिए इधर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द शालो वाटर सॉरी बारोट्रोपिक रोस्बी वेव। एंड के स्क्वायर एंड एल स्क्वायर क्या है, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं टोटल वेव नंबर और वेव लेंथ। मतलब वेव नंबर और वेव लेंथ हम एक ही पैरामीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक स्पेसिफिक मीडियम में इधर एक वेव फ्लो कर रहा है, हम बता सकते हैं कि अगर वेव नंबर ज़्यादा होगा तो वेव लेंथ कम होगा, अगर वेव लेंथ ज़्यादा होगा तो वेव नंबर कम होगा, क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में वेव नंबर एंड वेव लेंथ दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत ये एक्सप्रेशन देख लीजिए, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, an imaginary line representing the fast appearance of a particular metamorphic index mineral in the field is called index। सो पहले तो आप सबको इंडेक्स मिनरल के है वो पता होना चाहिए। इंडेक्स मिनरल मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक मिनरल उसी एक स्पेसिफिक प्रेशर टेम्परेचर रेंज में एक कैरेक्टरिस्टिक मिनरल हमें जो मिलता है उसको उस रेंज का इंडेक्स मिनरल बोलते हैं। मतलब जैसे हम मेटामॉर्फिक फेसिस पढ़ते हैं, मेटामॉर्फिक फेसिस में क्या बोलता है वो बोलता है कि एक स्पेसिफिक प्रेशर एंड टेम्परेचर रेंज में कुछ स्पेसिफिक मिनरल असेंबलेजेस स्टेबल रह सकते हैं और उसमें से कोई एक इंडेक्स मिनरल होगा। जैसे कि इधर से जो मतलब ये दिखा रहा है कियानाइट आइसोग्रेड, मतलब यहाँ से अगर ग्रेड बढ़ता है, एक टाइम ऐसा आएगा हमें कियानाइट एज ए इंडेक्स मिनरल मिलेगा, वहाँ पे ग्रेड चेंज हो चुका होगा। तो जहाँ से मतलब ये जो लाइन है ये इस लाइन से इस तरफ हमें कियानेट नहीं मिल रहा है और यहाँ पे हमें कियानेट मिल रहा है, तो ये लाइन हो गया आइसोग्रेड लाइन। आइसोग्रेड लाइन मतलब लाइन ऑफ इक्वल ग्रेड। अगर हम ये लाइन से पैरेलल करके कुछ लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं उसे भी हम आइसोग्रेड बोल सकते हैं। मतलब ये टोटल फील्ड को हम आइसोग्रेड फील्ड नहीं बोल सकते, पर अगर आइसोग्रेड लाइन से पैरेलल करके हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो सब हो जाएगा एक एक आइसोग्रेड लाइन। ठीक है। और ये जो टिपिकल डेफिनेशन दिया है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो फेसिस चेंज होता है, मेटामॉर्फिक फेसिस वन फेसिस से दूसरे फेसिस को जाता है, वो कैसे पता चलता है कि मेटामॉर्फिक फेसिस चेंज हुआ, ग्रीन सिस्ट है, ब्लू सिस्ट है, और इक्लोगाइट और ग्रैनुलाइट तक जो चेंजेस होता है वो कैसे पता चलता है, यही इंडेक्स मिनरल से। जैसे कि ब्लू सिस्ट में ग्लोकोफेन है इंडेक्स मिनरल, हमें पता चल अगर हमें ग्लोकोफेन मिल रहा है तो वो ब्लू सिस्ट फेसिस के अंदर आ चुका है। मतलब ऐसे करके हम इंडेक्स मिनरल और आइसोग्रेड लाइन को पता करते हैं। और बाकी जो है आइसोप्लीट, ये जो मतलब इक्वल पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, वो प्रेशर का कुछ पैरामीटर्स यह इससे रिलेटेड है। इंडेक्स लाइन तो आपको पता चल, इंडेक्स लाइन कुछ नहीं होता एक्चुअली, मतलब वो दूसरे सब्जेक्ट्स में यूज़ किए जाते होंगे, पर मतलब जियोलॉजी में इंडेक्स लाइन कुछ नहीं होता। देन आइसोग्रेड पता चल गया। देन आ गया आइसोफेसिस लाइन, ये क्या होता है, ये सेडिमेंटरी में यूज़ होता है, सेडिमेंटरी एनवायरनमेंट में। जैसे कि सेम डिपोजिशनल एनवायरनमेंट को अगर एक लाइन कनेक्ट कर रहे हैं तो उसे बोल रहे हैं आइसोफेसिस लाइन। आइसोफेसिस मतलब सेम डिपोजिशनल एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इधर इसका आंसर हो जाएगा आइसोग्रेड। आइसोग्रेड ओके। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर क्या दिया है पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसका आंसर में भी मैं दिखा देता हूँ। उसका आंसर दिया गया है इलाइट, काओलिनाइट, गिब्साइट। ये जो सीक्वेंस दिया गया है, पर मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, क्योंकि CSI नेट में क्या होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया होता है और वो जो मतलब प्रोविजनल के बाद जो फाइनल आंसर किया जाता है उसमें भी वो करेक्शन नहीं किया जाता है, वैसे ही रह जाता है।
क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि पहले तो आप ये सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले ऑर्थोक्लेस का जो वेदरिंग होगा, क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिल सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हेमाटाइट तो हमें नहीं मिल सकता है, क्योंकि हेमाटाइट में आयरन होता है। ऑर्थोक्लेस का वेदरिंग से हेमाटाइट नहीं मिल सकता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। फिर इलाइट भी हमें नहीं मिल सकता है, एक तरफ हम बोल सकते हैं, क्योंकि इलाइट में जो आप कॉम्पोजिशन थोड़ा गूगल करके देख लीजिए, इसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है इलाइट में, ठीक है। और बाकी सब इंग्रेडिएंट भी है। तो अगर ऑर्थोक्लेस का वेदरिंग हो रहा है, तो इलाइट कैसे मिल सकता है? तो क्या मिल सकता है, जैसे कि ऑर्थोक्लेस का कॉम्पोजिशन क्या है, KL SI3O8, ओके। वो उसका वेदरिंग होगा एसिडिक वाटर से। एसिडिक वाटर मतलब, एसिडिक वाटर कैसे बनता है, H2O प्लस CO2H2CO3, इसे बोला जाता है क्या, एसिडिक वाटर। और जो एसिडिक वाटर के संस्पर्श में आके H2CO3 प्लस वाटर, दिस गिव्स राइज टू काओलिनेट। काओलिनेट का कंपोजिशन क्या है, Al2SI4, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा, ओके। Al2SI4O10OH का होल 8, ये हो गया काओलिनेट। इसके साथ भी और बाकी प्रोडक्ट भी मिलेंगे, जैसे सिलिसिक एसिड हो गया, बाइकार्बोनेट होगा, ये सभी निकलेंगे। पर ये हमें रिक्वायर्ड है, ये क्या हो गया, काओलिनेट। देन काओलिनेट का जब वेदरिंग होगा, काओलिनेट का वेदरिंग होकर देगा गिब्साइट। गिब्साइट का कॉम्पोजिशन क्या है, AlOH3। मतलब ये जो मिनरल है, ये बॉक्साइट में ज्यादातर मिलता है, ठीक है। बॉक्साइट फॉर्म करता है, बॉक्साइट डिपॉजिट फॉर्म करता है ये जो मिनरल है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो पहले था क्या, ऑर्थोक्लेस। ऑर्थोक्लेस से पहले कैल्शियम लीच आउट हो गया यहाँ पे, मतलब लीच आउट होके K+ निकल गया, ठीक है। K+ निकल गया, थोड़ा वेदरिंग हुआ, काओलिनेट बना। काओलिनेट का फिर से वेदरिंग हुआ, वो दिया क्या, गिब्साइट। सो ऑर्थोक्लेस से काओलिनेट से गिब्साइट, ये सीक्वेंस करेक्ट है। इलाइट बीच में कहीं नहीं आना चाहिए, पर अगर आ सकता है, अगर यहाँ पे थोड़ा मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम का इंक्लूजन कहीं से हो सकता है, या कुछ भी पॉसिबिलिटी है, उस उतना डेप्थ में मुझे नहीं पता है। तो हाई ग्रेड मतलब इलाइट एक मतलब हाई टेम्परेचर क्ले मिनरल है, तो हाई टेम्परेचर में हो सकता है कि काओलिनेट से इलाइट बन सकता है, देन गिब्साइट बन सकता है। तो उसी हिसाब से ऑप्शन 3 सही होना चाहिए। पहले काओलिनेट मतलब ऑर्थोक्लेस से काओलिनेट बनता है, काओलिनेट से इलाइट, इलाइट से गिब्साइट, पर ऑफिशियल आंसर की में 4 दिया गया है। तो इसको आप कंसिडर करके चल सकते हो। वरना बाकी कुछ सोर्सेस से आप फॉलो कर सकते हो, और देख सकते हो क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, पर ऑफिशियल में ये दिया है, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, स्केल हाइट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ओवर व्हिच द रेफरेंस प्रेशर चेंजेस टू डेज ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये इजी क्वेश्चन है, मतलब जैसे जैसे बोल रहा है, क्वेश्चन का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। स्केल हाइट इज वर्टिकल, वर्टिकल स्केल हाइट में एक मतलब हम वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस ओवर रेफरेंस प्रेशर क्या होगा, मतलब जितना जितना ऊपर हम जाएंगे, वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेंगे, प्रेशर डिक्रीज होगा। तो डिस्टेंस से प्रेशर का रिलेशन क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सिंपली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1/E। मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस फ्रॉम, जितना ज़्यादा वर्टिकल डिस्टेंस, उतना कम प्रेशर। ये तो सिंपल मतलब बेसिक साइंस से आप सबको पता होगा, जितना ऊपर हम जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना डिक्रीज होता जाएगा, एटमॉस्फेयर का कॉन्सेंट्रेशन उतना डिक्रीज हो जाएगा। जो गैसेस का जो दो गैस पार्टिकल बीच में जो डिस्टेंस है, वो ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, ये चारों डेफिनेशन आपको रटना है। रटना है क्या है, आप सबको याद रह जाएगा। आप सब जब क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ेंगे,
तो मेरा सजेशन है आप प्रिफर कीजिए एसेंशियल ऑफ मेट्रोलॉजी करके एक बुक है, वो प्रिफर कीजिए। उसका फोर्थ जो मतलब फोर्थ चैप्टर में ये सब टर्मिनोलॉजी के बारे में अच्छे से दिया गया है और बहुत कुछ दिया गया है। सिंपली ये जो डेफिनेशन दिया है, मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर इज कॉल्ड मिक्सिंग रेशियो। बाकी सब देख लेते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, वेपर प्रेशर हो गया, ये सब का डेफिनेशन आप सब यहाँ से देख सकते हैं। हैंड राइटिंग पे मत जाइए कृपया करके हैंड राइटिंग पे मत मत जाइए। आप लोग डाटा कलेक्शन कर लीजिए जो जो यहाँ से आपको ज़रूरत है, जैसे कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या है, मिक्सिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मॉइस्चर परसेंटेज। यहाँ पे एक आप याद रखिएगा कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वही मॉइस्चर परसेंटेज भी उसे बोला जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब हम टोटल सेचुरेशन से कितना पास है। अगर लेट सपोज सेचुरेशन होने के लिए 100 ग्राम चाहिए, तो हम 100 से कितना दूर है। अगर हम 25 है तो 25%, 75 है तो 75%, ऐसे करके हम बता सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, रिलेटिवली हम कितना ह्यूमिड कंडीशन में है। एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या बोलता है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलता है इधर कि जो मास ऑफ वाटर वेपर, कितना मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट टोटल मास ऑफ टोटल एयर पार्सल का मास जितना है उसमें से कितना वाटर वेपर है। स्पेसिफिक हम कुछ डिफाइन करते हैं, उसका वेट कितना है मेजर करते हैं, वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में जाएगा। देन मिक्सिंग रेशियो सिंपली द मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ रिमेनिंग ड्राई एयर, मतलब पर यूनिट ड्राई एयर में हमें कितना वाटर वेपर मिलता है वो हो जाएगा मिक्सिंग रेशियो। वेपर प्रेशर और वही हो गया, मतलब वेपर प्रेशर भी आप सबको पता है, जैसे मतलब जो सैचुरेशन होने के लिए जितना चाहिए, लेट सपोज जैसे कि मैंने बोला 100 ग्राम हमें चाहिए एक एयर पार्सल को सेचुरेट होने में, हमारे पास 25 ग्राम है। और कितना चाहिए? 75 ग्राम। तो इतना ग्राम, मतलब जो 25 ग्राम है, इतना प्रेशर हम दे सकते हैं। इतना प्रेशर वो जो वाटर वेपर है उतना प्रेशर एयर पार्सल में एग्जिट कर सकता है। तो वैसे भी हम ऐसे हम बोल सकते हैं कि द वाटर वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मतलब कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द टर्म मिनरलाइजेशन इन मेरेन कार्बन साइकिल रेफर्स टू द प्रोसेस व्हेयर। क्या क्या हो सकता है? पहले तो आप लोग अपना अपना दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है? मिनरलाइजेशन का मतलब क्या है? और उसके बाद मेराइन कार्बन साइकिल से उसका क्या मतलब रिलेशन हो सकता है? पहले थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या दिया है? जैसे मिनरलाइजेशन इन मेराइन कार्बन साइकिल रेफर्स टू, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर होता है मेराइन ऑर्गन जो मेराइन एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म होता है, उनका जब डेड होता है एंड वो डिकम्पोज होता है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब उनको डिकम्पोज करते हैं। उनमें से कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट निकलता है, कुछ कार्बन निकलता है, एंड वैसे कुछ मतलब ऐसे इंग्रेडिएंट निकलता है जिसे कि बाद में मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लोग यूज करते हैं। ऐसे मान लो कि एक मतलब ऑर्गेनिज्म मर गया, उससे कुछ न्यूट्रिएंट निकला, उस न्यूट्रिएंट को यूज करके बाकी कुछ ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करके अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, वही हो गया मतलब मिनरलाइजेशन का मतलब कार्बन साइकिल रेफॉर्म में। ओके, तो इधर जो आंसर दिया है, एलिमेंट दैट है पास थ्रू द फूड वेव और रिसाइकल्ड, मतलब जो फूड वेव के थ्रू उन जो एलिमेंट पास होता है और बाद में वो क्या होता है कि रिसाइकल होके फिर से न्यूट्रिएंट बन जाता है। एक ऑर्गेनिज्म मरने के बाद दूसरे ऑर्गेनिज्म वही न्यूट्रिएंट को यूज करके अपना गुजारा कर सकता है। ठीक है, सो ये बहुत टाइप का हो सकता है, जैसे कि डिकम्पोजिशन हो गया,
और न्यूट्रिएंट रिलीज हो गया, कार्बन साइकिल साइकिल के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ओशन प्रोडक्टिविटी क्या है उससे भी डिपेंड करता है। मतलब जितना ज़्यादा मिनरलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस होगा, और उतना ज़्यादा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जनरेट हो पाएंगे, और उतना स्मूथली मतलब जो इकोसिस्टम चल पाएगा। तो ये डेफिनेशन आप सबको आप थोड़ा समझ लीजिए। और बाकी जो तीनों डेफिनेशन है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स आर फॉर्म बायोलॉजिकली, ये तो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। देन थर्ड ऑप्शन दिया, इनऑर्गेनिक मिनरल आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फूड चेन। कोई भी इनऑर्गेनिक मिनरल फूड चेन में इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता। एंड द फोर्थ वन क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकली फॉर्म मिनरल एट द सेडिमेंट वाटर इंटरफेस। मतलब अगर कोई बायोलॉजिकली फॉर्म मिनरल वाटर में डिजल्व हो गया इंस्टेड ऑफ डिकम्पोजिशन, देन वो तो कुछ काम का नहीं है। उसे कैसे मतलब बाकी जब आने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कैसे मतलब इनटेक कर सकते हैं। वो थोड़ी ना मतलब डीजल किया गया पानी को पी के अपना गुजारा करेंगे, वो तो नहीं हो सकता ना। वो डिकम्पोज होना चाहिए, डिकम्पोज होके जो मटेरियल कलेक्ट होगा, जो न्यूट्रिएंट रिलीज होगा, वही न्यूट्रिएंट को बाकी सब यूज करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बेसिक क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग पढ़ के पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आंसर देखिएगा। एक क्यूबोइडल, क्यूबोइडल मतलब एक क्यूब समझिए, ठीक है। एक क्यूब रॉक है, sample is subjected to purely shear stress assuming an elastic regime। एक इलास्टिक रीजन में एक क्यूब के ऊपर प्योर shear stresses मतलब एग्जर्ट हो रहा है, तो उसका वॉल्यूम के ऊपर क्या चेंजेस आएगा। ये आप मतलब एक बेसिक बात है, जैसे कि प्योर स्ट्रेस क्या होता है। प्योर स्ट्रेस होता है मतलब एक डायरेक्शन में कंप्रेशन होता है तो दूसरे डायरेक्शन में एक्सटेंशन होता है। तो जो एक डायरेक्शन में जितना कंप्रेशन होगा दूसरे डायरेक्शन में उतना एक्सटेंशन होगा। तो उस प्रोसेस में वॉल्यूम का कोई रोल ही नहीं है, वॉल्यूम का कोई चेंजेस नहीं है। अगर एक डायरेक्शन में कंप्रेस हो रहा होगा, दूसरे डायरेक्शन में एक्सटेंशन नहीं होगा, तो मे बी वॉल्यूम शुड बी चेंजेस, और वॉल्यूम squeeze out, the material should be squeezed out। But in case of purely shear stresses, the principal stresses are equal in magnitude but opposite in sign. So this means that there is no net change in volume of the material. This is because of the compressional and extension caused by the shear stresses cancel each other out. So here the correct answer is zero, no volume changes occur। इधर आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि कैसे एक डायरेक्शन से, जैसे इधर मतलब इस डायरेक्शन में कंप्रेशन हो रहा है और इस डायरेक्शन में एक्सटेंशन हो रहा है, जितना कंप्रेशन हो रहा है उतना एक्सटेंशन हो गया। तो अगर हम ये स्पीयर, ये मतलब 2D में दिखाया गया है, इस स्पीयर का हम अगर एक सर्कल का वॉल्यूम निकालेंगे और ये इलिप्स का वॉल्यूम निकालेंगे, तो वो दोनों सेम ही आएगा, वॉल्यूम का कोई चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, if the earth were to be twice its present radius but its density reduced to half of its original value, then क्या क्या हो सकता है। मतलब क्या दिया गया है पहले देखो, इफ अर्थ वेयर टू बी ट्वाइस इट्स प्रेजेंट रेडियस, मतलब अर्थ का जो रेडियस जितना है अगर वो ट्वाइस हो जाए, मतलब रेडियस का इंक्रीजमेंट मतलब वॉल्यूम का इंक्रीजमेंट, तो वॉल्यूम डबल हो गया। एंड द डेंसिटी शुड बी रिड्यूस टू हाफ, मतलब डबल वॉल्यूम में हमें आधा डेंसिटी कैसे मिलेगा। आप बेसिक फॉर्मूला यूज करिए, डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो हमें डेंसिटी को आधा करना है और हमें दिया गया है कि वॉल्यूम डबल है। तो डेंसिटी को आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, मास को 4 गुना कर देंगे। मतलब अगर आप ऐसे देख लीजिए, लेट सपोज हमें d इक्वल टू एम बाई वी, ठीक है। हमें उसे d/2 करना है क्योंकि डेंसिटी आधा हो गया, और हमें दिया गया क्या, वॉल्यूम डबल है। तो डबल वॉल्यूम में हमें डेंसिटी d/2 यहाँ पे लेके आना है, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें d/2 लाना है, ठीक है। इधर मतलब d है, अभी हमें d/2 लाना है। अगर हम ये 4m कर दे और ये 2b का 2 भी रह गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 इधर आ गया, ये होगा d/2। तो हम डेंसिटी को भी आधा कर लिए और वॉल्यूम वही डबल का डबल रह गया। तो पहले तो सेकंड ऑप्शन में जैसे लिखा गया, मैं आंसर दिखा देता हूँ, ये होगा इसका आंसर।
जैसे दिखाया गया है, इट्स मास वुड बी इंक्रीज बाय 4 टाइम बट इट्स ग्रेविटी फील्ड वुड बी रिमेन्स द सेम। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड डिपेंड करता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगा, कम डिस्टेंस है तो ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा होगा। तो वो मास और वॉल्यूम और डेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो वही रहेगा। Gravitational force may be changes. Gravitational force depends upon the mass of the object, but the gravitational field is depends upon only the distance from the object। एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट कितना दूर है, वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से कितना दूर है, तो उसके ऊपर उसका ग्रेविटेशनल फील्ड उतना कम होगा। तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा होगा। मतलब जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ के रेस्पेक्ट में जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड मून में ज़्यादा होगा, सन में कम कम होगा। क्योंकि सन ज़्यादा दूर है, इसलिए तो ग्रेविटेशनल मतलब जो फील्ड जो होता है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट में उसका एक डायरेक्शन होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Which one of the following type of ore deposit are not formed by magmatic or magmatic hydrothermal processes? ये और जियोलॉजी में आप पढ़ेंगे, जैसे सुदबुरी टाइप निकल कॉपर डिपॉजिट, ये एक मतलब मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट है। अच्छा, यहाँ पे एक आता है कि मैग्मेटिक डिपॉजिट एंड मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जो मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट है, जो जो इधर दिया है मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट है, वो क्या होता है ना, पहले जो इनिशियल स्टेट में वो जो मैग्मा अपर मेंटल से मेल्ट होके आता है, जो मेल्टिंग पार्शियल मेल्टिंग ऑफ अपर मेल्टिंग लीड्स टू रिलीज ऑफ द मैग्मा, दैट मैग्मा लीड्स टू डिकम्प्रेस। जो अपर मंडल से मैग्मा डिकम्प्रेस होके ऊपर आता है, फिर उसके बाद जो जो वाटर सेचुरेट होके, वो जो वाटर है वो मेटल को लेके मैग्मा से अलग होता है, और फिर वही वाटर बाद में जाके डिपॉजिट देता है, वो हो गया मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट। और मैग्मेटिक डिपॉजिट क्या है? सिंपली जो मैग्मा हो गया वो सॉलिडिफाई होके जो डिपॉजिट देगा वो हो गया मैग्मेटिक डिपॉजिट। जैसे कि यहाँ पे सुदबुरी निकल कॉपर डिपॉजिट, ये मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल है, बट बुशबेल टाइप क्रोमाइट डिपॉजिट ये मैग्मेटिक डिपॉजिट है। एंड परफेरा टाइप कॉपर डिपॉजिट ये भी मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल है। सो यहाँ पे पूछा गया है नॉट फॉर्म बाय मैग्मेटिक और मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट, सो द करेक्ट आंसर इज आयरन स्टोन डिपॉजिट। आयरन स्टोन क्या होता है? ये सेडिमेंटरी प्रोसेस से डिपॉजिट होता है, जो मतलब जो चैनल से या किसी भी मीडियम से कुछ आयरन का मटेरियल हो गया, आयरन रिच मिनरल जो भी ट्रांसपोर्ट होके मेराइन एनवायरनमेंट में आता है, वो ओशन में डिपॉजिट होता है, प्रेसिपिटेट होते हैं, देन लिथिफिकेशन कंपैक्शन होके तो जो आयरन स्टोन देते हैं। आयरन स्टोन इज ए सेडिमेंटरी रॉक एंड इट produces by the sedimentary processes, so the correct answer is ironstone deposit। okay, then ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप सबको मतलब रट्टा मार के जाना होगा। हाँ, ये जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे ओट क्लाउड हो गया, क्यूपर बेल्ट हो गया, हेलीपोज हो गया, एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गया, ये सब का रेंज क्या है? रेंज मतलब जैसे कि मैं एक इमेज दिखाना चाहता हूँ, इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया है? मूविंग टुवर्ड्स द सन, मतलब आउटर यूनिवर्स से हम सन के तरफ जा रहा है, तो फ्रॉम आउटर स्पेस टू सन के बीच में पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, क्यों, कौन सी सीक्वेंस में आएगा? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट फील्ड इज डेस। सो इस सब का हमें रेंज, जैसे कि ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये होगा ओट क्लाउड, मतलब सन से ओट क्लाउड का डिस्टेंस इतना है। देन आ गया हेलीपोज, इधर किधर होगा हेलीपोज, मतलब हेलीपोज मतलब क्या है? सन का इफेक्ट जहां तक रहता है उसे हेलीपोज बोलता है। सन का इफेक्ट हमारा सोलर सिस्टम तक रहता है, इधर से इधर कहीं हमारा मतलब इधर 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 दिया है हेलीपोज, मतलब
सन का इफेक्ट इधर तक है। हमारा ये रह गया प्लूटो, जिसे हम एक प्लैनेट के तरह कंसिडर नहीं करते हैं। ये हो गया हमारा लास्ट, मतलब पहले प्लैनेट था ड्वार्फ प्लैनेट, अभी ये लास्ट ड्वार्फ प्लैनेट। देन ये होगा हेलिपस, मतलब सन का इफेक्ट इधर तक है। और ये इधर रहेगा ओट क्लाउड, मतलब हम बाहर से जब आएंगे अंदर, पहले हम मिलेगा ओट क्लाउड, देन हेलीपोज, देन हमें इधर किधर मिलेगा, सॉरी, देन हमें इधर किधर मिलेगा क्यूपर बेल्ट, इधर किधर लिखा होगा क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट का जो रेंज होता है वो 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। जो हम देखेंगे जो प्लूटो है, हमारा प्लूटो जो ड्वार्फ प्लैनेट है, वो क्यूपर बेल्ट के अंदर ही आता है। मतलब क्यू प्लूटो का जो डिस्टेंस है वो उसी रेंज में आता है जहाँ पे क्यूपर बेल्ट है, ठीक है। देन होगा आ गया हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट, इधर किधर होगा हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले हमें मिलेगा ओट क्लाउड, देन हेलिपोस, देन क्यूपर बेल्ट, देन एस्टेरॉयड बेल्ट। ओके।